हेलो बच्चों, हम स्पेक्ट्रम के बारे में देख रहे थे और स्पेक्ट्रम को समझ लिया था। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्सन श्रेणी, बेकेट श्रेणी और फुन श्रेणी के बारे में समझ लिया। अब यदि हमें तरंगदैर्ध्य निकालने की बात आए कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है तो तरंगदैर्ध्य की गणना कैसे करें। तरंगदैर्ध्य क्या है कि हमने देखा है कि ये जो ऊर्जा स्तर बने हुए थे, इसको हमने नाम दे दिया N1, N2, N3, N4, N5, N6 और ये अनंत भी ले लिया, N अनंत। हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में हो जाए, तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में हो जाए, चौथी कक्षा से पहली कक्षा में हो जाए, पांचवी कक्षा से पहली में हो जाए, छठी कक्षा से हो जाए और अनंतवी कक्षा से हो जाए, तो इसको हमने नाम दिया है लाइमन श्रेणी। ये अब तक देख लिया। लाइमन श्रेणी की बात कर रहे हैं तो जहां हमने लिखा है कि N1 का मतलब तो क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन आता है, और N2 का मतलब क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आएगा तो इसकी तरंगदैर्ध्य अलग होगी। फोटोन उत्सर्जित करेगा, आ रहा है मूल अवस्था में आ रहा है तो फोटोन उत्सर्जित करके आएगा। जब वो उत्सर्जित करके आएगा, यहां आना चाहेगा तो दूसरी कक्षा से पहली में आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन फोटोन उत्सर्जित करके आएगा उसकी तरंगदैर्ध्य अलग होगी। तीसरी से पहली में आएगा उसकी अलग होगी, चौथी से पहली में आएगा उसकी अलग होगी, तो सबकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, अलग अलग प्राप्त होगी। अब हमें करना क्या है, तरंगदैर्ध्य निकालना है। तरंगदैर्ध्य निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, 1/λ इक्वल आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये पढ़ लिया। तरंगदैर्ध्य निकालना है। अब देखो बात आती है क्वेश्चन कैसा आता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लाइमन श्रेणी के लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य कब प्राप्त होगी, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य कब प्राप्त होगी। तो इसके लिए थोड़ी सी बात मैं पीछे लेके चलना चाहूंगा। ये दो ऊर्जा स्तर है, इसको कह दिया En1 और ये En2। इलेक्ट्रॉन यहां था और दूसरी कक्षा में चला गया, यहां से कहां चला गया, दूसरी कक्षा में, वापस यहां आ गया मूल अवस्था में, मतलब दूसरी से कहां आ गया, पहली कक्षा में। वहां हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो था hν। क्या hν, क्या यानी जब इलेक्ट्रॉन संक्रमित होता है तो फोटोन उत्सर्जित करता है, वो उस फोटोन की ऊर्जा इक्वल क्या होती है, hν। E क्या है, ऊर्जा। न्यू इक्वल पढ़ाया हमने c/λ, तो E इक्वल क्या आ गया, hc/λ। ये क्यों बता रहा हूं, वो देखो, ये ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है तरंगदैर्ध्य, जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा तरंगदैर्ध्य बहुत कम। जिस तो अब हमें, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य कब प्राप्त होगी, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य कब प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य कब प्राप्त होगी और सबसे छोटी, इसके लिए हमने देख लिया कि ऊर्जा के तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती है। ऊर्जा के तरंगदैर्ध्य क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो उसके लिए देखो, एक तो ये यहां से तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये ऊर्जा, और एक 36 से पहली कक्षा में है ये ऊर्जा। तो दोनों में ज्यादा ऊर्जा कौन सी है, 6 से पहली वाली हो गई, कम ऊर्जा कौन सी होगी, N2 से N1। तो ऊर्जा जब कम है तो तरंगदैर्ध्य क्या होगा, अधिकतम। तो जब हमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिकतम तरंगदैर्ध्य कब आएगा, तो जिसमें ऊर्जा का मान क्या हो, कम हो, तो इन दोनों कक्षों में। तो इसी में देखो अधिकतम तरंगदैर्ध्य, थोड़ा सा और सोल्व कर लो। N1 इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1।
n1 इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन 1, और n2 इक्वल क्या क्या हो सकता है 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक हो सकता है। ये वैल्यूज अपन रख सकते हैं। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य निकालनी है। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कब आएगी? इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहां से हो? दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में। तो सबसे बड़ी, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जब अनंतवीं कक्षा से पहली कक्षा में। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए n1 इक्वल तो क्या रहेगा 1 और n2 इक्वल क्या आ जाएगा 2। रख देंगे वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल क्या हो जाएगा 1 और आर नियतांक है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 रख देंगे 1 अपॉन लैम्डा 1.097 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य है वो दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है तब प्राप्त होती है। इसी प्रकार अब हम सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की बात करें कि सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कब प्राप्त होगी, तो देखो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए क्या हो जाएगा, n2 को क्या रखेंगे अपन अनंतवीं कक्षा में, n2 को क्या रखेंगे अनंतवीं कक्षा में। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य क्या आ जाएगा, n1 इक्वल टू वही बन रहेगा और n2 इक्वल क्या आ जाएगा इंफिनिटी। क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल आर 1.097 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपॉन इंफिनिटी। क्या हो जाएगा, जब हम इसको सोल्व करके लाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 912 एंगस्ट्रॉम के रूप में आ जाएगी। तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य तो कब प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण अनंतवीं कक्षा से पहली कक्षा में हो, और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कब प्राप्त होगी, जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में हो। ये बात कर ली हमने लाइनिंग श्रेणी की। इसी प्रकार से बात करें अपन बामर श्रेणी में क्या होता है, तो बामर श्रेणी के लिए देखो बामर श्रेणी के लिए बात करते हैं। बामर श्रेणी में क्या होता है, तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में, चौथी से भी दूसरी में, पांचवी से भी दूसरी में, छठी से भी दूसरी में और अनंती से भी दूसरी में, जिसको हमने क्या नाम दिया है बामर श्रेणी। क्या नाम दिया उसको, बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला वही रहेगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, दोनों में एक ही बात लिखनी है, वही जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहाँ हो, इसमें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संक्रमण दूसरी कक्षा से पहले में हो, तीसरी से पहले में हो, चौथी से पहले में हो, किसी भी कक्षा से पहले में होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च कक्षाओं से दूसरी कक्षा में होता है। जिसको क्या नाम दिया, बामर श्रेणी। n1 इक्वल
3 4 5 इंफिनिटिव। काम वो का वही करना है। 1 सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की गणना कर लो। सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी 1। n1 इक्वल टू क्या रखेंगे 1 और n2 इक्वल क्या रख देंगे 3। सॉरी n1 इक्वल क्या रखेंगे 2 और n2 इक्वल क्या रख देंगे 3। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल आर जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। क्या 1 अपॉन लैम्डा है, कौन सा हो, हाइड्रोजन परमाणु हो, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो जेड इक्वल क्या 1, आर इक्वल क्या 1.097 इंटू 10 की पावर 7, क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1.097 इंटू 10 की पावर 7 1 अपॉन 4 1 अपॉन 9, ठीक है। स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब इसके लिए अपन बात करते हैं कि सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य कब प्राप्त होगी। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य प्राप्त होती है लैम्डा की वैल्यू सोल्व करेंगे तो आएगी 6563 एंगस्ट्रॉम के रूप में आएगी। क्या आएगी 6563 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य में क्या कर लेंगे, क्या आ जाएगा वो की वही बात रहेगी। यहाँ तो वही दूसरी कक्षा में होगा, आएगा कहाँ से अनंतवीं कक्षा से। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या होती है 3646 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या आ जाएगी इसकी 3646। इसी प्रकार से हम और किसकी निकालेंगे, पाश्चम श्रेणी की निकालेंगे। पाश्चम के लिए क्या हो जाएगा, बस संख्या चेंज करनी है, या 3 आ जाएगा या 4 5 6। तो ऐसे हम किसी भी कोई भी तरंग कौन से में संक्रमित हो रही है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, उसके लिए तरंगदैर्ध्य की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिक स्पेक्ट्रमी रेखाएं। यूनिक स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मतलब है, हम आपको या कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी रेखाएं आए, कितनी तरंगदैर्ध्य प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई, कितनी है, संख्या क्या है, इन सब के बारे में पूछ सकता है। तो देखते हैं इसके लिए किसकी बात कर रहे हैं, यूनिक स्पेक्ट्रमी रेखाएं। अब यूनिक स्पेक्ट्रमी रेखाएं ज्ञात करनी है तो सबसे पहले एक प्रश्न के रूप में लेते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन जो संक्रमण हो रहा है कोई भी कक्षा से होता है जिसको अपन बोलते हैं n2, और मान लिया वो कितना है 3 है, और हो कौन सी कक्षा में रहा है, पहली कक्षा में। कहाँ हो रहा है, तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में हो रहा है। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, क्या करना है, 3 है ऊर्जा स्तर तो 3 बना लीजिए, n1 n2 n3। इलेक्ट्रॉन संक्रमण, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है तो सीधा आ जाएगा पहली कक्षा में। यह इलेक्ट्रॉन ऐसा भी तो आ सकता है यहाँ आया उसके बाद यहाँ आया। तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी, देखो तीसरी से पहली में 1, तीसरी से दूसरी में 2, दूसरी से पहली कितनी होगी 3। कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी अपने को 3 प्राप्त होगी, ये होगी बात। ऐसे ही n2 बराबर 4 हो, n1 बराबर 1 हो, 1 2 3 4, n1 n2 n3 n4। क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण हो सकता है सीधा पहली में, हो सकता है इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहाँ आए, दूसरी में आए, दूसरी से तीसरी से दूसरी में आए और पहली में आए। ऐसे ही तीसरी में भी तो आ सकता है, पहली में जा सकता है। और कोई कंडीशन बन रही है क्या, और कोई कंडीशन बन रही है क्या, चेक करो, बन रही है क्या, इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहाँ जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ से सीधा कहाँ हो जाए, पहली कक्षा में हो जाए। तो देखो इसकी अकॉर्डिंग आप काउंट कर रहे होंगे सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका आंसर कितना है 8, लेकिन 8
गलत है। देखो, एक पहली कंडीशन, 2 3 4 यहाँ तक सही, ये भी सही है 5। लेकिन अब इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इधर काउंट हो चुका है, ये इधर काउंट हो गया तो 5 ही रहेगा। ये वाला काउंट हो गया, यहाँ नहीं काउंट करेंगे, ये यहाँ से तक का काउंट नहीं हुआ, आंसर कितना हो जाएगा 6। अब ये जो दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अगर ऐसा ही बहुत बड़ा हो, n2 की जगह 10 हो, 20 हो, 25 हो, तो एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, n2 माइनस n1 प्लस का 1 अपॉन 2। अप्लाई करके देख, जैसे ये यहाँ n2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस n1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, क्या हो गया n2 कितना है 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, क्या हो गया 2 गया, ये तो क्या होता 3 तो होता अपॉन 2, क्या हो गया 6 अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही इधर क्या आ जाएगा, इधर की क्या, इसकी क्या करें, n2 कितना है 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया 3 इंटू 4 में से 1 लेस हुआ 3, वापस 4 हो गया अपॉन 2 कितना हो गया 12 अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया 6। आंसर भी क्या रहेगा इसका 6। तो ये हम याद कर सकते हैं। अब देखो, हमने स्पेक्ट्रम 2 देखे हैं। पहला कौन सा देखा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कौन सा देखा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी परमाणु है, उस परमाणु को हमने कोई ऊर्जा दे दी, ताप के रूप में दे दी, कैसे, जब हम उसको ऊर्जा दे देते हैं तो एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है। क्या बनता है, एक स्पेक्ट्रम। कैसा बनेगा स्पेक्ट्रम, वो देखो, जब परमाणु को ऊर्जा दे दी तो एक स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है, यानी अलग अलग तरंगें की तरंगें प्राप्त हो जाती है। मान लो ये 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की थी, ये 6000 की थी, ये 7000 एंगस्ट्रॉम की थी, ये 8000 एंगस्ट्रॉम की थी, ये 9000 एंगस्ट्रॉम की थी। ये एग्जाम्पल है कि हम एक ऐसा स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। ये कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ ये हम देख चुके हैं, वापस सुन लो। स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे हुआ, अभी एक क्वेश्चन देखा था, उसको देखो, हमने क्या देखा कि n1 इक्वल टू 3 है और n2 इक्वल क्या है, n1 इक्वल टू 1 है और n2 इक्वल क्या है 3। इसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन तीसरी से पहले में आए या दूसरी में आए या फिर पहले में आए, ये तो यहाँ देखो 1 2 3, तो कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी 3। ये कब प्राप्त हुई कि जब हमने क्या कर दिया, परमाणु को बाह्यतम रूप से कोई भी ऊर्जा प्रदान कर दी। ऊर्जा को लेने के बाद क्या हुआ, परमाणु ऊर्जा को लेने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अपनी कक्षा को छोड़ के कहाँ हुआ, ऊपर चला गया। जब वो अन्य कक्षा में जाता है तो वह जाके देखता है कि ये तो मेरी कक्षा नहीं है, यहाँ मैं स्थायी नहीं रह सकता, तो वो क्या करता है, जितनी ऊर्जा लिया उसका त्याग कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्याग करके वापस आ रहा है तो या तो वो सीधा आ सकता है, तीसरे में गया तो पहले में सीधा आ सकता है, या क्या करेगा, दूसरे में आएगा पहले में आएगा। तो यहाँ कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं 3। ऐसे एक और देगा जिसमें अभी अपन ने देखा था 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हुई। तो ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनको हमने इस रूप में लिख लिया कि मान लिया पहली का 5000 एंगस्ट्रॉम आया, 6000 आया, 7000 आया, तो इसकी जो स्पेक्ट्रम बना उसको तो क्या कह दिया गया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम की। कि अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, तो देखो, अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, वहां क्या हुआ कि यहां कोई भी गैस थी, कोई भी गैस है, उस गैस को हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर दिया, ऊर्जा दी, एक सिलेंडर में गैस भर दी, उसको क्या कर दी, ऊर्जा दी। अब वो जो ऊर्जा दी थी वो प्रकाश के रूप में, कौन से प्रकाश के रूप में, श्वेत प्रकाश के रूप में दी थी। यहां किसके रूप में दी,
श्वेत प्रकाश के लिए। श्वेत प्रकाश देने के बाद हमने यहाँ प्रिज्म की साइड आई, प्रकाश प्रिज्म पे गया यहाँ से, तो हम देखते हैं कि अलग अलग रेखाएं प्राप्त होती है, और जो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, वो देखो। जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ बीच बीच में काली काली पट्टियां दिखाई देने लगी। क्या होने लगा? बीच बीच में काली काली पट्टियां दिखाई देने लगी। मान लिया ये 5000 एंगस्ट्रॉम पे आई, ये 6000 एंगस्ट्रॉम पे आई, ये 7000 एंगस्ट्रॉम पे आई, ये 8000 एंगस्ट्रॉम पे आई। ये मान लिया जो काली पट्टियां दिखाई दे रही है वो एक 5000 पे थी, 6 पे थी, 7 पे थी, 8 पे थी। तो ये हुआ क्या, ये पट्टियां कैसे आई, ये देखते हैं। देखो यहाँ क्या समझा, ये है उत्सर्जन और ये कौन सा है, अवशोषण। अवशोषण कब होता है? अवशोषण होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मूल कक्षा में है, और इसको हमने ऊर्जा दे दी और वो क्या हुआ, ऊपर वाली कक्षाओं में चला गया। मतलब किसको अवशोषित किया? एच न्यू को। किसको अवशोषित किया? एच न्यू को। अगर वो वहां जाता है, वापस अपनी मूल कक्षा में आ जाता है, तो क्या करता है? एच न्यू को वापस से छोड़ देता है, त्याग देता है। तो देखो एच न्यू को अवशोषित करने का मतलब है एच न्यू इक्वल होता है ई, जहां लिखा है एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल ई। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ क्या होगा, अवशोषण में क्या होगा कि जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश जाता है उस पे, तो श्वेत प्रकाश में से वो जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं जो उनको आगे वाली कक्षाओं में जाने के लिए उस तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है। मतलब ये नाभिक ये वर्ताकार कक्षा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो कोई प्रकाश अवशोषित, किसी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अवशोषित करता है और वो कहाँ चला जाता है? इस कक्षा में। और मान लो उसके लिए उसको 4000 एंगस्ट्रॉम की जरूरत है, 5 के लिए, तो 5000 एंगस्ट्रॉम अवशोषित कर लेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में यदि उसको 6000 एंगस्ट्रॉम चाहिए तो उस 6000 एंगस्ट्रॉम को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो ये जो श्वेत प्रकाश आया, तो वहां जो अणु थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने क्या किया? उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया जो प्रकाश उनको उच्च कक्षाओं में जाने के लिए चाहिए था। तो उस तरंगदैर्घ्य की किरण को जब वो अवशोषित कर लेता है तो देखा जाता है कि जैसे यहाँ 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य की तरंग अवशोषित हो गई, तो वहां क्या हुआ? एक ब्लैक सी लाइन दिखाई देने लगी। ऐसे ही कोई क्या कर लिया? 6000 को कर लिया, कोई 7 को कर लिया, कोई 8 को। तो जिस तरंगदैर्घ्य की तरंग को अवशोषित कर लिया जाता है वहां क्या बन जाता है? एक ब्लैक लाइन बन जाती है। अब ये तो हो गया अवशोषण। उत्सर्जन के समय क्या हुआ? यहाँ 5000, 6000, 7000, 8000, इन सबको जब उसने अवशोषित कर लिया, कुछ कक्षाओं में चला गया, वहां जाने के बाद पता लगता है कि मैं यहाँ स्थायी नहीं हूँ, मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा विनाश हो जाएगा, तो मुझे तो अपनी मूल कक्षा में जाना है। तो मूल कक्षा में आएगा तो वो क्या करता है? जिन तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की तरंगों को अवशोषित किया था उनको क्या करेगा? त्यागने लगता है। जैसे 5000 आ गया, 6000, 7000, 8000, वो कौन सा स्पेक्ट्रम बन गया? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बन गया। तो ये अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात हो गई कि यहाँ कैसी तरंगें प्राप्त होती है, कैसे ब्लैक पट्टी आई, वो कौन सी है, क्या है, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि बोर मॉडल की कमियां क्या है। बोर मॉडल की कमियां। अब तक जो हम पिछले लेसन में देख के आए वहां एक बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। उसका कारण है, उसी के बारे में बात करते हैं
ये जो बोर का जो सिद्धांत है, जो बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, वो केवल उन्हीं स्पीसीज पे लागू होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन कितने हों, एक। जिनके लिए इलेक्ट्रॉन कितने हों, एक हो। इसके अलावा और किसी पर भी ये लागू नहीं होता। तो पहली कमी क्या है, बोर का मॉडल केवल हाइड्रोजन में कितने हैं, एक। हीलियम, तो हीलियम में दो हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। लिथियम में तीन है इलेक्ट्रॉन, तीन है तो दो इलेक्ट्रॉनों का क्या करना पड़ेगा, त्याग। एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये केवल उन्हीं परमाणुओं के लिए लागू होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो, एक हो। इसके अलावा ये और कहीं भी लागू नहीं होता। कहने का मतलब बहु वाले परमाणुओं को नहीं समझा पाया। केवल जिनमें इलेक्ट्रॉन एक है उनको तो समझा दिया, बहु इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में ये नहीं समझा पाया। तीसरी बात इसमें क्या है कि नाभिक को स्थायी माना गया है। परमाणु मॉडल क्या बता रहा है यहाँ, नाभिक स्थायी। लेकिन हम सोच सकते हैं नाभिक स्थायी कब होगा, जब उसका द्रव्यमान क्या हो, अनंत हो, तभी तो क्या हो सकता है, नाभिक स्थायी हो सकता है। तो नाभिक को स्थिर तो मान लिया गया, परंतु नाभिक स्थिर कब हो सकता है, जब उसका द्रव्यमान क्या हो, अनंत हो। तो तीसरी कमी क्या है, नाभिक को स्थिर माना लेकिन नाभिक तभी स्थिर हो सकता है जब द्रव्यमान अनंत हो। और चौथी और मोस्ट कमी, इन्होंने बताया कि जो रेखाएं हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, वो रेखाएं प्राप्त होती हैं ऐसे। अभी हमने देखा 5000, 4000, 5000, 7000 ऐसे। तो ये कोई रेखीय स्पेक्ट्रम है, चलो मान लीजिए रेखीय स्पेक्ट्रम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको क्या किया गया, कोई भी विद्युत क्षेत्र दिया गया, क्या दिया, विद्युत क्षेत्र, तो ये जो रेखाएं हैं वो छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो जाती है। कब, जब क्या कर दिया गया, विद्युत क्षेत्र दिया गया, तो ये रेखाएं क्या हो गई, छोटी छोटी रेखाओं में विभक्त हो गई, जिसको कहा गया स्टार्क प्रभाव। क्या कहा गया, स्टार्क प्रभाव। अब ये छोटी छोटी रेखाओं में जब ये स्पेक्ट्रम में रेखाएं विभक्त हुई, तो ये क्यों हुई, ये बोर समझाने में असफल रहा। ऐसे ही जब इनको चुंबकीय क्षेत्र दिया गया, क्या कर दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया, तो भी ये क्या हो गई, छोटी छोटी हल्की हल्की बारीक बारीक रेखाओं में ये क्या हो गई, विभक्त हो गई। तो ये जब इस रूप में यहाँ भी विभक्त हो गई विद्युत क्षेत्र देने पर, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, स्टार्क प्रभाव, ऐसे यहाँ भी। तो ये जब इस रूप में ये कब हुआ, जब चुंबकीय क्षेत्र देते हैं, जिसको कहते हैं जीमोन प्रभाव। क्या कहेंगे, जीमोन प्रभाव। ये जब कि विद्युत क्षेत्र दिए तब भी हो गई, जब चुंबकीय क्षेत्र दिए तब भी यही कंडीशन आ गई। तो ये इनको समझाने में असफल रहा। जीमान प्रभाव भी बोलते हैं इसको, कि जीमान प्रभाव को नहीं समझा पाया, यानी चुंबकीय क्षेत्र को, और विद्युत क्षेत्र स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाया। ये यहाँ इसको समझाने में क्या हुआ, असफल हो गया। तो ये इसकी बोर मॉडल की क्या हो गई, ये कमियों की बात हो गई।